वैक्यूम के लिए ना इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है ना। k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। और अगर एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो किसकी बात हो रही है, एयर की। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 8.85 इंटू 10⁻12 यूनिट निकाल लेंगे। इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं। ये रहा हमारा फॉर्मूला, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये भी पिछली क्लास में देख लिए। क्या था, k इज इक्वल्स टू, एक जगह नॉट था, एक जगह मटेरियल था, क्या है f के टर्म्स में, पिछली क्लास में देखिए ना हमने। ये किसका रेशियो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एफ नॉट अपॉन एफ और ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पिछली क्लास में किया ना। टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम इंटरेक्ट विद थर्ड पॉजिटिव चार्ज, ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये इसके साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। Situated as shown in figure, find the magnitude and direction of the force experienced by charge of 3 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है, सारे के सारे पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट या लेफ्ट। वो जो पॉइंट ए पे है ना, उसके कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा, राइट या लेफ्ट, ऐसा लगेगा ना फोर्स। फोर्स किस लाइन के अलोंग लगता है, दोनों चार्जेस को जो लाइन जोड़ रही है उसके अलोंग। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, या तो अवे लगा सकता है, खुद से अवे, या खुद के टुवर्ड्स, अपोजिट होते तो टुवर्ड्स लगाता। तो इसका फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये फोर्स कितना होगा, k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आप देखो ये है q1 और ये है q2, इसमें भी देखो q1 और q2 दोनों की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस वही है। कितनी होगी ये डिस्टेंस, 5 मीटर, क्योंकि ये पाइथागोरस लगाओगे, ये 3 ये 4 ये 5। तो देखो इसके ऊपर दो सेम फोर्स लगने वाले हैं, इसको भी मैं एफ नाम दे देता हूँ, इसको भी एफ। दोनों सेम क्यों लग रहे हैं, क्योंकि पेयर ऑफ चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। और एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू वन कितना होगा 2, Q2 कितना है 3, और माइक्रो में इसलिए 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 मिलके कितने बन गए, 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये दोनों फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो बताओ इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, एकदम बीचों बीच आएगा इसका रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बिल्कुल बीचों बीच आएगा। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं आपसे निकालने बोलूं तो अंडर रूट पहले वाले एफ का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले एफ का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 यानी कि एफ का स्क्वायर, कॉस कितना हो जाएगा उनके बीच का एंगल, 120। कैसे हो जाएगा, क्यों 90 होगा, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। देखो यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग एक अलग तरीका यूज करते हैं। ये देखो इसका यहाँ पे कम, ये अगर एंगल है कितना थीटा, ये कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा, और इधर भी क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एफ कॉस थीटा भी उधरी और एफ कॉस थीटा भी उधरी लगेगा, दो दो एफ कॉस थीटा लगेंगे उस साइड। हाँ, तो नेट फोर्स पता है कितना हो जाएगा, एफ नेट 2 F कॉस थीटा। तो मुझे बताओ ना इस थीटा की वैल्यू कितनी है, अच्छा कॉस थीटा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो अगर ये वाला एंगल थीटा है, इधर ये वाला एंगल भी थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जगह पे 4/5। एफ की वैल्यू तुम निकाल ही सकते हो यहाँ से, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तुमने एफ निकाल लिया, तुमने कॉस थीटा निकाल लिया। भाई एकदम बेसिक से ना, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू रखना है ना। कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5 कॉस थीटा की जगह। तो इसमें भले वेक्टर है लेकिन हम लोग वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, ऊपर साइन थीटा नीचे साइन थीटा, इसलिए अलग वाला ये क्वेश्चन में लेके आया। समझ में तो आया ना कैसे किए, यहाँ पे एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है,
ये इधर क्यों है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, अभी रिजोल्व करूंगा। इसका रिजोल्व किया, एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल कर देंगे, कॉस थीटा दोनों एक ही साइड लग रहे हैं, तो 2f कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्वेश्चन भी पूछा था ना मैंने, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती और हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस क्यों रहती है। सब लोग मैनेज कर लिए थे, लिख लिए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बार बार पूछता है उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मान लो ये चार्ज है q, तो इससे r डिस्टेंस पे कितनी होगी, k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन होगी अवे, इस पॉइंट से ही बनाना है हमें। और मान लो अगर ये नेगेटिव चार्ज होता ना, तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं टूवर्ड्स, पॉजिटिव के लिए अवे और नेगेटिव के लिए किसी पॉइंट पे टूवर्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है, तो ये हमें बताना है, पॉजिटिव के लिए अवे नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स। Important points about electric field: the magnitude of electric field is same is equal to distance from the charge q, thus it has spherical symmetry. किसी भी पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पे सेम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। द टेस्ट चार्ज q नॉट may have its own electric field, it may modify the electric field of the ये। therefore हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कोई पॉजिटिव q चार्ज है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत छोटा सा चार्ज लेके आते हैं ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई यहाँ पे इफेक्ट ना पड़े, बहुत छोटे से चार्ज, इसलिए उसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, जैसे फोर्स का हमने बनाया था कि अगर यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2 और यहाँ पे एक चार्ज है Q3, तो देखो इस पॉइंट के ऊपर Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, देखो तीनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इधर, कितनी बनाएगा, K Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये चार्ज Q2 है, ये भी इस पॉइंट पे ना अवे बनाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इससे अवे इस पॉइंट पे, तो देखो ये इधर बन जाएगा और ये कितना होगा, k q2 अपॉन r2 का स्क्वायर, और इसके कारण इस पॉइंट पे बनेगी इस डायरेक्शन में, इससे अवे कितनी, k q3 अपॉन r3 का स्क्वायर। तीनों वेक्टर फॉर्म में, तीनों वेक्टर को आप लोग क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे तीन को रिजॉल्व, दो को तो हमें आता है उनका रिजल्टेंट निकालना, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तीन को कैसे रिजॉल्व करते हैं, हाँ दो को हम लोग रिजॉल्व करके एक में कर लेंगे इनका रिजल्टेंट, फिर इसका रिजल्टेंट और ये। वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पर नॉलेज के लिए। इसके बाद हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब आप जानते हैं, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ लोगे इसको तो सब समझ में आ जाएगा, कहीं अटके तो मुझे बताना। आज हम लोग चैप्टर खत्म करना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी ये देखो, इसको अच्छे से रटना, no two electric field lines of force can intersect each other, this is because at the point of intersection p we can draw two tangents, this would mean two direction of electric field intensity at same point, which is not possible। ये मैंने टेस्ट में भी दिया था और ये भी टेस्ट में दिया था कि नॉर्मल टू द सरफेस क्यों रहती है हमेशा, इसको हम लोगों ने ड्रॉ करके भी देखा था पिछली क्लास में। अभी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा आप लोग ना प्रैक्टिस करना। वैसे तो दोनों टाइप का सही होता है, लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव बनाओ और राइट साइड में पॉजिटिव, क्योंकि हमने ना पूरी थ्रू आउट हर डेरिवेशन में इसको ऐसा ही यूज किया है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव। तो देखो ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, 2a, और सारी डिस्टेंस ना हम इसके सेंटर से मेजर किया करेंगे। अच्छा इसकी डेरिवेशन कॉपी में लिख लिए थे क्या, लिख लिए थे ना। तो ये इस पॉइंट के ऊपर हमें निकालना है, इस पॉइंट की पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने चार्ज नंबर 1 माना, इसको चार्ज नंबर 2 माना। ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी टूवर्ड्स, तो इसको मैं बोलूंगा E1। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इधर, और क्योंकि ये वाला चार्ज ना ज्यादा पास है इस पॉइंट के, इसलिए E2 ज्यादा बड़ा होगा। तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माइनस E1। और इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली क्या है, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा, देखो E2 को मैं क्या लिखूंगा, के क्यू अपॉन इस पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो याद हो जाना चाहिए यार, बार बार देख के यहाँ से करोगे क्या। पास में है तो R माइनस ए, जो दूर रहता है वो R प्लस है,
तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये कितना होगा, ये नेगेटिव चार्ज के कारण के, सही लिख रहा हूं या गलत बताना, ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, नहीं लिखेंगे, माइनस साइन हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं, कैसे, डायरेक्शन दिखा के, है ना। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं क्योंकि डायरेक्शन हमने बना ली है। हाँ, अगर डायरेक्शन नहीं लगाओगे तो तुम लिखोगे इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E1 के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी के प्लस क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। अगर तुमने डायरेक्शन नहीं बनाई तब आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं। अब सीधा ऐड करोगे तो देखो अपने आप माइनस आ गया ना, दोनों एक दूसरे को अपोज करते दिख जाएंगे। लेकिन हमारी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज लो, चाहे फोर्स निकालो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, हमेशा पॉजिटिव लिखना क्योंकि डायरेक्शन हमें पता है। तभी तो देखो हम E2 माइनस E1 कर रहे हैं, दोनों को पॉजिटिव ही लिखना। आपको यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, कितना था इसका वैल्यू, 2 KP अपॉन आर क्यूब, जहां पे आर क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस। का डेरिवेशन अच्छे से याद कर लेना भैया। देखिए इसके बाद इसमें हमने दूसरा केस क्या देखा था, दूसरा केस एक है नेगेटिव चार्ज, दूसरा है पॉजिटिव चार्ज। इनके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल मतलब ना यहाँ कहीं पे वो पॉइंट है, पॉइंट पी, हमेशा पॉइंट पी की डिस्टेंस कहां से बताते हैं, सेंटर से। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, आर, ये वाली डिस्टेंस तो ए है और ये वाली डिस्टेंस भी ए है। नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट होगी या राइट होगी, टुवर्ड्स होगी। नेगेटिव चार्ज इसे बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी तरफ आओ, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस तरफ को, इसको मैंने नाम दे दिया E1। पॉजिटिव चार्ज के लिए इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अवे, पॉजिटिव से अवे, तो इसको मैंने बना दिया पॉजिटिव से अवे। अब बताओ E1 की वैल्यू ज्यादा होगी या E2 की वैल्यू ज्यादा होगी, सेम होगी क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों से डिस्टेंस भी सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही क्या है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों से डिस्टेंस भी सेम, इसलिए हमने क्या लिख दिया इसको, सेम। तो E1 और E2 ना लिख के मैं इसको दोनों को E और E लिख लेता हूं तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो देखो दोनों को E1 और E2 लिख दिया। अच्छा अब इनका रिजल्टेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। नीचे बनेगा E साइन थीटा, इधर बनेगा E कॉस थीटा, कॉस थीटा, इधर भी E साइन थीटा, और इसका इधर बनेगा E कॉस थीटा। तो देखो ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और दोनों ई कॉस थीटा इसी तरफ बचेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी पॉइंट पी पे, 2E कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से देखो ये कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा इसका, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसकी जगह पे कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, देखो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ई की वैल्यू कितनी है, ई की के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो के क्यू डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, और इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो ई की वैल्यू लिखा, मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको देखो मैं ऐसा लिख लेता हूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में 1/2। यहाँ देखो दोनों का बेस सेम है, पावर है 1 और वहां पावर 1/2, बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये आ जाएगा 2KQA अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर में देखो आपको दिख रहा होगा Q/2A, दिख रहा है क्या सबको, तो Q/2A क्या हो जाता है, P। तो ये हो गया P, और K तो पहले से है, देखो 2 × Q × A, ये बन गया P, K पहले से तो KP। अच्छा A स्क्वायर, A तो बहुत छोटा है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा आर क्यूब। तो ये हो गया KP अपॉन आर क्यूब।
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, केपी अपॉन आर क्यूब। और डायरेक्शन क्या होगी, ये देखो ना दोनों की डायरेक्शन इधर थी जिनको तुमने ऐड किया है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी इसी तरफ। क्या डेरिवेशन थोड़ा बहुत समझ में आया, सेपरेट कॉपी लाए ना डेरिवेशन की, चलो लिखो फटाफट। अच्छा कर लियो, हाँ बढ़िया, बहुत अच्छी बात। हम्म। लेकिन देखो हमको ना वो बार बार ना वो चीज ना लिखनी है, क्योंकि एग्जाम में जब ये आएगा तब आपको ना वहां बताना है उसको, कंसिडर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट अ डिस्टेंस टू ए मेकिंग अ सिस्टम ऑफ डाइपोल, है ना, इसको लिखना है पूरा। तो एक बार खुद से फिर से लिखो। हो गया, सबका हो गया क्या, सब लोग लिख चुके हो, अभी लिखे हो कि पहले से लिखे हो। अरे अभी सेपरेट एक कॉपी बनानी थी ना। तो ठीक है, हमने पहला डेरिवेशन क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। दूसरा हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। उसके बाद तीसरा तीसरा हम लोग क्या करेंगे अब, तीसरा क्या था, टॉर्क था क्या, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। ये देखो एक डायग्राम में इसको दिखाया गया है कि यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो ये होती है 2 kp अपॉन आर क्यूब, पी के लिखा है एक ही बात है, यहाँ पे होती है केपी अपॉन आर क्यूब। और बीच में अगर किसी पॉइंट पे निकालना है तो वो होती है केपी अपॉन आर क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर में है 3 cos थीटा प्लस 1। और थीटा कौन सा एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है। सोचो अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर थीटा की वैल्यू होगी 0 तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1। 3 × 1 3, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, √4 क्या हो जाएगा 2। तो देखो अपने आप ये आ गया। और मान लो ये पहुंच गया यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, cos 90 0, तो ये खत्म। √1 क्या होता है, 1 ही होता है, के अपॉन आर क्यूब। तो ये जनरल फॉर्मूला है ये। मान लो कभी एमसीक्यू में पूछ ले कि डाइपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितनी बनती है, तो जनरल फॉर्मूला याद रखना है, 3 cos θ + 1 √ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद टॉर्क एक्टिंग, अगला डेरिवेशन लिखिएगा, derive an expression for torque acting on an electric dipole। हाँ, टॉर्क वाले में फोर्स कब 0 लगेगा, हाँ हाँ हाँ, नेट फोर्स 0 होता है लेकिन मोमेंट 0 नहीं होता है। अगर आप उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, तो हमेशा नेट फोर्स 0 होगा, और अगर उसको आपने डिस्टर्ब नहीं किया तो टॉर्क 0, लेकिन अगर डिस्टर्ब कर दिया तो उसके ऊपर कुछ टॉर्क आएगा। चलो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाला डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या की है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलने का मतलब है हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम। अब देखो मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लिया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो येलो कलर की बनी है, ये लेफ्ट से राइट क्यों बनी है, क्या अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ना हमेशा बनती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हमें डायग्राम में बनाना नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ना कोई एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाती है, निगेटिव चार्ज पे, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रहा होगा। क्या हुआ, हाँ हाँ, भावनाएं समझ जाओ कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव पे वो टर्मिनेट हो जाती है। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया है बीचों बीच, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो तुम्हें एक रिलेशन पता होगा कि किसी भी चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, किसी भी चार्ज पे जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है, यही लगता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई।
किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, Q इंटू ई। तो इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा Q इंटू ई। अच्छा एक बात बताओ, इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहाँ? भैया इधर लग रहा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये लग रहा होगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा कितना, Q इंटू ई, और इस पे किधर लगेगा, इधर। तो देखो दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है और अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो जब एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होता है, 0। सोचो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म में होता, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होती, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, तो दोनों फोर्स भी तो अलग अलग होते ना। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में उसके ऊपर एक नेट फोर्स लगता है। और सोचो अगर नेट फोर्स लगेगा या तो उधर डायरेक्शन में या तो इधर डायरेक्शन में, तो ये लीनियरली भी तो मूव करेगा। तो अगर आपको कभी एमसीक्यू में पूछे कि एक डाइपोल है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो एक चीज तो पक्का उसमें आएगी, क्या, लीनियर मोशन। अब आप क्या करेंगे इसको, अभी देखो इसके ऊपर टॉर्क कितना आ रहा है, अभी टॉर्क 0 है, क्योंकि देखो मैं इसको इधर से भी खींच रहा हूं इधर से भी। टॉर्क आने के लिए ना इन दोनों फोर्स के बीच में ना एक डिस्टेंस होनी जरूरी है। अभी देखो अगर मैं इसको ऐसे रख के दबाऊं ना तो कुछ भी इसके ऊपर टॉर्क नहीं लग रहा है, देखो मैं दोनों उंगली से फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं ऐसा कर दूंगा, अगर वो गिरा नहीं होता तो वो घूम जाता। तो जब दोनों फोर्स के बीच में ना एक गैप आ जाए, उसी गैप को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इनके बीच में अब एक गैप आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो देखो फोर्स तो भैया इसी साइड लगेगा, इसमें भी फोर्स इसी साइड लगेगा, इसको इसी तरफ बुलाएगा ये। इन दोनों के बीच गैप कितना है, 2a। इन दोनों के बीच गैप है 2a। अच्छा इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो ये वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ये, देखो उसी लाइन पे लग रहा है वो, और नीचे वाला फोर्स इस लाइन पे लग रहा है। दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है हमें। तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यही तो होगी ये, इस एक्स की हमको वैल्यू निकालना है। चलो अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल है अगर थीटा, एंगल थीटा किसके किसके बीच में बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और, अच्छा एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या बनता है, एक डाइपोल मोमेंट, याद आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2a इंटू क्यू, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो देखो ये एंगल बन रहा है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ऐसा हमें बोलना है कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। सोचो अगर ये एंगल थीटा है और इसकी वैल्यू तो 2a है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है, ये थीटा है, तुम ये निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, है ना, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन 2a, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा। और पता है टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, कोई भी एक फोर्स को पकड़ो और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू, कोई भी एक फोर्स को मैंने पकड़ा और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2a साइन थीटा, तो ये इनके बीच का टॉर्क हो जाता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू f इंटू 2a साइन थीटा। क्या यहां तक की समझ में आ गया, तो ये टॉर्क का डेरिवेशन है, ठीक है। अगला डेरिवेशन लिखो उसमें अपनी फेयर कॉपी में, derive an expression for torque acting on electric dipole under uniform electric field। नॉन यूनिफॉर्म का तो पूछेगा भी नहीं। derive an expression for torque acting on an electric dipole in uniform electric field। देखिए कंसिडर अ इलेक्ट्रिक डाइप, पहले तो ना डायग्राम बना दिया करो, पहले डायग्राम बनाओ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, लेकिन ये बड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मत दिखाना, आपको सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है। मैं बना के दिखा रहा हूँ ऐसे, आपको दिखाना है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो ये रही वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें नेगेटिव
पॉजिटिव। एक डाइपोल जब बनाते हैं ना, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमको दिखाना है कि ये डिस्टेंस है 2a, और एक डाइपोल अधूरा है अगर आप उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं दिखा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2a। फिर लिखिएगा कंसिडर कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक भी लिखा कीजिए क्योंकि एक ना मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस माइनस q। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस माइनस q, having charges plus minus q, separated by distance 2a, separated by distance 2a, in uniform electric field E, कैपिटल ई, उसके ऊपर एरो बना देना। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फुल स्टॉप। इट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p, इट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p, स्मॉल p बनाना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, स्मॉल p उसके ऊपर एरो p, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ e। तुमको देखो ये पर्पल वाला इस येलो वाले के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, एंगल थीटा विथ e एट एन इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पे बनाया इसने कोई एंगल, हमने इसको होल्ड करके रखा हुआ है मान लो इस पोजीशन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जेस, फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जेस आर इक्वलेंट अपोजिट। Hence torque is equals to force into perpendicular distance। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? दोनों फोर्सेस के बीच की है ना। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही हमको निकालना है। ये वाला एंगल दिखा देना थीटा, और इसको लिख देना फिर सीधा क्या, एक्स, और टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू 2a साइन थीटा। अच्छा फोर्स की वैल्यू कितनी थी बताओ? फोर्स कितना लगता है एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में? Q इंटू ई। तो F की जगह पे मैं लिख सकता हूँ Q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। देखो Q भी दिख रहा है, 2a भी दिख रहा है, मतलब कौन आने वाला है? P। तो P E साइन थीटा, P E साइन थीटा, ये इतना टॉर्क लगता है भैया उसके ऊपर। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? जब 90 डिग्री बनेगा। किसके किसके बीच का एंगल? P और E के बीच का। टॉर्क मिनिमम कब लगेगा? जब एंगल 0 P और E के बीच का। तो ये हो गया हमारा टॉर्क। तो टॉर्क का डेरिवेशन हो गया। अब सोचो अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर आप इसको चाहते हो ऐसे घुमाना, तो आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा।
तो कई बार उस वर्क डन का भी डेरिवेशन पूछता है। ठीक है, तो अगला डेरिवेशन वही लिख लो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, डिराइव एन एक्सप्रेशन। और ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखो इसको, नहीं जितना छोटा लिखो ना बहुत कचरा जैसे लगता है चेक करने वाले को। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर work done to rotate an electric dipole in uniform electric field, uniform electric field। अच्छा, जब तुम छोटे छोटे थे तब तुमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब मोशन कैसा होता है, लीनियर। और जब रोटरी मोशन होता है, अच्छा रोटेट कब हो सकता है, जब तुम उसके ऊपर क्या लगाते हो, टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला जब एंगुलर मोशन हो तो ये होता है। ठीक है, तो अब हम लोग वर्कडन निकालने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग टॉर्क लगाएंगे और देखो हम लोग छोटू सा वर्कडन कैलकुलेट करेंगे। छोटू सा वर्कडन कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट छोटू सा होगा। टॉर्क तो आपको पूरा लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लो इस बेंच को खिसकाने के लिए 100 न्यूटन फोर्स लगता है, तो थोड़ा खिसकाना हो चाहे पूरा खिसकाना हो, फोर्स तो 100 न्यूटन लगेगा। पर थोड़ा सा खिसकाओगे तो वर्कडन भी थोड़ा सा। तो देखो छोटू सा वर्कडन निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, छोटू सा। अगर मैं पूरा वर्कडन निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, इधर को भी इंटीग्रेट कर दूंगा, डी थीटा। इधर इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे तो डब्ल्यू मिल जाएगा। अच्छा, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, पीई साइन थीटा डी थीटा। इसको मैं थीटा 1 से थीटा 2 तक के रोटेट करना चाह रहा हूं। तो बताओ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन करके। मैथ्स वाले हमारी हेल्प करेंगे। हाँ देखो, पी तो एक कांस्टेंट चीज है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए ई भी कांस्टेंट चीज है, तो पी और ई तो सामने आ जाएगा। और हमें ना साइन थीटा का करना है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कितना, सिर्फ कॉस थीटा है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। लिमिट पुट कर देना, लिमिट पुट करते तो सबको आता है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आ गया हमारा इसका एक्सप्रेशन, खत्म। क्या यहां तक की कोई दिक्कत। तो हमारे कितने डेरिवेशन हो गए, मेरे ख्याल से 4 हो गए ना, 4 डेरिवेशन हो गए। उसके बाद है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस चार्ज पूरा ना डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कैसे, एक तो हो सकता है कि एक वायर है, वायर के ऊपर थ्रू आउट यहां से लेके यहां तक के चार्ज है। अच्छा, जैसे आप कपड़ा लेने जाते हो तो आपको कपड़े का रेट पूछते हो तो क्या बताता है वो, 100 रुपीज पर मीटर। तो वैसे यहाँ पे चार्ज के बारे में आप पूछोगे ना तो वो बताएगा कि इतना चार्ज पर यूनिट लेंथ है। कपड़ा लेने जाते हैं पर यूनिट लेंथ के हिसाब से लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेमडा। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि 1 मीटर में कितना है ये बताता है हम लोग को। तो जब आपको टोटल चार्ज निकालना होगा तो लेमडा इंटू एल कर लेना। अगर मैं बोलूंगा 1 मीटर में 10 कूलम्ब चार्ज है, 1 मीटर में 10 कूलम्ब चार्ज, तो 2 मीटर में कितना होगा, 20 कूलम्ब चार्ज। हम लोग को क्या करना रहेगा, टोटल चार्ज निकालना है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करो, अभी आपने लेंथ से मल्टीप्लाई किया था। अगला क्या होता है, एरिया वाला। एरिया वाला, एरिया के लिए सोचो, एरिया के लिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। और तीसरा कौन सा रहता है, वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम। अगर मान लो पूरा चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज पूरा वॉल्यूम में, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यू बाई वॉल्यूम। सबकी यूनिट, इसकी यूनिट की हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा कैसे चार्ज स्टोर हो सकता है बॉडी के अंदर, कोई स्पेशल कंडीशन है क्या उसके लिए। वो तीसरा वाला जो चार्ज मैंने उसमें स्टोर करके रखा है, वैसा कब स्टोर हो सकता है, सोचो अगर मेटल होगा ना तो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। वो कंडीशन तब फुलफिल होगी जब, हाँ कोई
इंसुलेटर हो, जो कंडक्टर ना हो, जहां तुमने चार्ज को रख दिया वहीं पे चार्ज रहेगा। अगर तुमने किसी मेटल को ऐसा चार्ज प्रोवाइड किया ना, तो उसके वॉल्यूम में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे। उसको ना हम लोगों को इसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ना अंदर है ही नहीं चार्ज, वॉल्यूम में कहाँ है, सिर्फ सरफेस पे। तो अगर एग्जाम में देगा डेरिवेशन या कोई न्यूमेरिकल, तो देख लेना ध्यान से कि उसमें कंडक्टर बोला है या इंसुलेटर बोला है। ठीक है, तो ये तीन चीज तो समझ में आ गई, बड़ी आसान चीज है ये। उसके बाद एक एरिया वेक्टर नाम की चीज होती है। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग उसको कभी पढ़े नहीं थे, लेकिन एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई टू डायमेंशनल बॉडी है, टू डायमेंशनल बॉडी, तो इसके लिए पता है एरिया कैसा होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन परपेंडिकुलर तो इधर भी होता है और इधर भी होता है, तो हम किस साइड लेंगे, किसी भी साइड ले सकते हैं, हमारी मर्जी। तो इस साइड भी ले सकता हूं मैं और इस साइड भी ले सकता हूं, इसका एरिया वेक्टर मैं फ्री हूं टू डायमेंशनल बॉडी के लिए। लेकिन अगर थ्री डायमेंशनल बॉडी आ गई, तब एरिया वेक्टर हमेशा कहां होगा, बाहर की तरफ। इस सरफेस का एरिया वेक्टर सिर्फ इधर ही होगा, कभी भी अंदर की तरफ नहीं होता। इस सरफेस का इधर, इस सरफेस का इधर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एरिया वेक्टर। तो एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना सबसे पहले तो। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना कभी पॉजिटिव हो सकता है और कभी नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब। आउटगोइंग फ्लक्स क्या होता है, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, और इनकमिंग, इनकमिंग नेगेटिव, इनकमिंग नेगेटिव। कैसे ऐसा होता है पॉजिटिव नेगेटिव, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो देखो, अगर यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे लगा के रखी है और इसके सामने मैं एक एरिया को रख रहा हूं, सोचो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास होती है, दूर दूर होती है, पास पास। इंटेंसिटी ज्यादा मतलब बहुत पास पास। तो सोचो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, तो इसमें से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का नंबर बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अगर मैं इसका एरिया ज्यादा कर दूं, तो नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगी या कम, ज्यादा। तो फ्लक्स ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब है ओरिएंटेशन, अगर मैं इसकी ऐसे के बजाय अगर ऐसा रख दूं, तो क्या कोई फील्ड लाइन पास होगी, नहीं। जब ऐसा रखो तो एरिया से मैक्सिमम फील्ड लाइन पास होती है। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर किधर बनाएंगे हम लोग, इस तरफ। इसमें हम लोग फ्री होते हैं, किसी भी तरफ बना सकते हैं, लेकिन हम लोग किस डायरेक्शन में बनाते हैं, हमेशा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैंने एरिया वेक्टर भी ऐसे ही बनाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना है, जीरो। जब एंगल जीरो होता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अगर एंगल 90 हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है क्या, नहीं। तो कौन सी क्वांटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी जो मैक्सिमम होती है जीरो पे और मिनिमम होती है 90 पे, कॉस। तो यहाँ पे फ्लक्स ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तीनों को एक साथ क्लब कर देंगे तो फ्लक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा ई ए कॉस थीटा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे 1 था, ई ए कॉस थीटा। अब मैंने बोला इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है, आउटगोइंग पॉजिटिव होता है। तो देखो, अगर आपने एक बॉक्स रखा हुआ है, ये वाला एक बॉक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना ऐसे करके पास हो रही है, ये वाली है सरफेस नंबर 1, ये वाली है सरफेस नंबर 2। इसके केस में देखो इनकमिंग फ्लक्स, इसके लिए तो इनकमिंग है ना, ये अंदर घुस रहा है इस सरफेस से। अच्छा, फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ई ए। यहां पे बताओ एरिया वेक्टर कैसे बनाओगे तुम, बाहर की तरफ। भाई थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए कैसे बनाते हैं हम लोग, बाहर की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और एरिया वेक्टर की इधर, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 180, कॉस 180 -1। इसलिए इनकमिंग फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर बनाओगे तुम ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है ऐसी, दोनों के बीच एंगल कितना है, 0। तो फ्लक्स आउटगोइंग कितना हो जाएगा, ई इंटू ए, कॉस 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा क्या, पॉजिटिव। तो इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। लेकिन ये तो तब है जब ना आप एरिया निकाल सकते हो। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि इस बोर्ड का एरिया निकालो, तो तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो इसका एरिया, है ना, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये मैंने एक अमीबा बनाया है, इसका एरिया निकालो, तब तुम क्या करोगे, तब आप इंटीग्रेशन करते हो, है ना।
तो आप इसमें इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ोगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हमने इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, और इन सारे छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग ना ऐड करते हैं। ये भी डीए है, ये भी डीए है, ये भी डीए है, ये भी डीए है। तो हम इन सारे डीए को जब जोड़ देंगे तो जोड़ने का साइन ये होता है, तो इंटीग्रेशन डीए। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब, इस बार फ्लक्स लिखेंगे ऐसा, ई डॉट डीए, इंटीग्रेशन कर देंगे ई डॉट डीए। इधर पे एरो लगा देंगे, इधर पे एरो लगा देंगे, तो ये डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा, तो खुल के क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, याद रखना, फॉर्मूला एक्चुअली एक ही है, कि दो रूप है। मेन फॉर्मूला है हमारा ये वाला, इससे खुल के क्या बनता है, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, याद रखना डॉट प्रोडक्ट, इसलिए ई ए कॉस थीटा। और इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसा लिखोगे। बुक में यहाँ पे एस भी लिख देता है सरफेस के लिए, दोनों एक ही बात है। तो फ्लक्स के कितने फॉर्मूले पढ़े हमने, दो। वैसे एक ही है, पर उसके दो रूप आप लोग याद रखो, ई ए कॉस थीटा, और एक क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए। चलो ऐसा एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ये क्वेश्चन ना ऐसे ऐसे पूछते रहता है एग्जाम में। एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, एक्स एक्सिस तो समझते हो, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 100 न्यूटन पर कूलम्ब। जब एक्स की वैल्यू ना जीरो से क्या हो, बड़ी हो, और ई की वैल्यू होती है -100 जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम हो। अ राइट हैंड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर लाइज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्या इसका डायग्राम बना सकते हो, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लेंथ 20 और रेडियस 5 है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब क्या पैरेलल होगा, उसका एक्सिस। भाई कोई सिलेंडर को आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल रखना है, इसका मतलब क्या है, इस पेन को अगर मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस के पैरेलल रखो, तो कैसे रखोगे, लेटा के रखोगे कि ऐसे वर्टिकल रखोगे, लेटा के ना, इसका एक्सिस उसके पैरेलल रखोगे। तो इसका डायग्राम बनाओ चलो पहले, ये डेरिवेशन कॉपी में मत बनाना, इसको अलग रखना। और इसका जो सेंटर है ना वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं एक्स वाई जेड एक्सिस ही बना लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई, निगेटिव एक्स। जेड वेड की कोई बात ही नहीं किया, इसलिए इसकी डायमेंशन नहीं बनाया। या कुछ ये ऐसा टाइप का नहीं बनेगा, इसका सेंटर देखो बिल्कुल ओरिजिन पे है, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है इसका एक फेस ना पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर पे, दूसरा -10 पे है, दिख ही रहा है, 20 सेंटीमीटर का होगा तो एक +10 पे, एक -10 पे जाएगा। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। फ्लक्स कब बनता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, जब एक्स की वैल्यू जीरो से ज्यादा है और जीरो से कम है, जीरो से ज्यादा मतलब इधर को, और जीरो से कम मतलब इधर को। अब देखो उसका मैग्नीट्यूड तो है 100, और उसकी डायरेक्शन हमको पता चलेगी। देखो यहाँ पे दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, ऐसा लिखा है E इज इक्वल टू 100 I न्यूटन पर कूलम, और E इज इक्वल टू यहाँ पे कितनी है, -100 I न्यूटन पर कूलम। क्या कभी मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है वेक्टर में, नहीं। इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसको ऐसा लिखना चाहिए, कायदे से अगर आप इसको लिखोगे तो इसको ऐसा लिखना चाहिए, -I, ये तो डायरेक्शन है, +I या -I। तो देखो जब x की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड तो 100 है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, आई कैप, मतलब पॉजिटिव x। और जब x की वैल्यू ना जीरो से कम है तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो 100 है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस की तरफ है, चेंज नहीं हो रही है वो, मैग्नीट्यूड तो 100 ही है। तो देखो इस तरफ ना उसका ये है, मैग्नीट्यूड 100 है, और डायरेक्शन देखो ये है, इस तरफ कितना हो जाएगा बताओ, -100 या 100,
100, डायरेक्शन उसकी माइनस आई है, तो इस तरफ देखो 100, डायरेक्शन उसकी नेगेटिव है। तो चलो भाई, अच्छा एक सिलेंडर के टोटल कितने फेस होते हैं? 3, एक इधर वाला, एक उधर वाला, और एक ही सर्कुलर। क्या ये जो सर्कुलर है ऐसा, उसमें से कुछ पास हो रहा है? नहीं, सिर्फ वाले फेस से और ये वाले फेस से पास हो रहा है। तो चलो नेट फ्लक्स जो होगा ना वो कितना होगा, लेफ्ट साइड से प्लस राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड से देखते हैं, चलो फॉर्मूला तो हमारे पास देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों जगह 100 है, एरिया भी दोनों का सेम है, और एंगल दोनों का इस बार क्या बन रहा है, इस वाले फेस का एरिया वेक्टर किधर बनेगा, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच एंगल 0, इधर भी तो बाहर की तरफ ही बनेगा, तो एंगल कितना, 0। सब कुछ सेम है, ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस ई ए कॉस 0 डिग्री, तो मैं 2 EA cos 0 लिख सकता हूँ। cos 0 तो 1 होता है। एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर से, रेडियस दे रखी है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 100 दे रखा है। तो देखो नेट फ्लक्स आ जाएगा 2 EA cos 0, तो 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है 100, इंटू ये हो जाएगा पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू cos 0 तो होता है 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो नेट फ्लक्स आ जाएगा आपका। फ्लक्स की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ई ए कॉस थीटा ना, ई इंटू ए, ई क्या होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। चलो इसका आंसर बताओ। स्क्वायर शीट है, एरिया कितना हो जाएगा उसका, स्मॉल ए का स्क्वायर। चलो एरिया तो हमको पता है, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई की पैरेलल है, और कहां पे रखी, z इक्वल टू ए पे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज सी जेड स्क्वायर के कैप। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, के कैप, यानी जेड डायरेक्शन में। चलो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट। चलो इधर अगर जेड एक्सिस होगा, इधर एक्स एक्सिस होगा, इधर वाई एक्सिस होगा, तो देखो इसके पैरेलल, एक्स के पैरेलल मैंने ऐसा बनाया, वाई के पैरेलल इधर बनाया, फिर इधर वाई के पैरेलल बनाया देखो, और इधर एक्स के पैरेलल। ये दिख रहा है इस पॉइंट पे z इज इक्वल्स टू कितना है, ए है। दिख रहा है ये एक्स वाई प्लेन के बिल्कुल पैरेलल, थोड़ा आगे पे रखा हुआ है। चलो मैग्नीट्यूड बताओ। बताओ ना कितना फ्लक्स पास हो रहा है। हाँ बताओ, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ये हमारी शीट है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, के कैप, मतलब जेड डायरेक्शन में लगी है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया जेड डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में लूंगा मैं, उसी डायरेक्शन में लूंगा। ये देखो एरिया वेक्टर भी मैंने बना दिया इसी तरफ, ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, और ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 0। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई इंटू ए। तो देखो फ्लक्स इज इक्वल टू ई कितना है,
मैग्नीट्यूड कितना है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, चलो बताओ कितना है मैग्नीट्यूड, कितना है बताओ। सी जेड स्क्वायर। अरे एक डायरेक्शन होती है और उसके साथ में मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, जहां पे ये शीट रखी हुई है वहां पे जेड की वैल्यू कितनी है, ए, मतलब ना इलेक्ट्रिक फील्ड ना यूनिफॉर्म नहीं है, वो जेड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होती जा रही है। तो बताओ जहां पे जेड की वैल्यू 1 है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सी ए स्क्वायर, जेड की वैल्यू रखना पड़ेगा। शीट आगे खिसकेगी ना तो जेड ई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ई की वैल्यू कैसे चेंज हो रही पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना एक्चुअली ऐसे लगी हुई है, ऐसे देखो, जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी वैल्यू है सी जेड स्क्वायर, लेकिन जेड जो है ना वो हर जगह पे चेंज होगा, कहीं पे कांस्टेंट नहीं है। जेड की जगह पे आप क्या रखोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है यार, ये जेड इज इक्वल टू ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अगर आप सी जेड स्क्वायर, जेड क्या है भाई, जेड की वैल्यू कितनी दे रखा है इसमें, ए, तो जेड स्क्वायर ना लिख के मैं लिखूंगा ए स्क्वायर। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एरिया कितना है इस शीट का, ए स्क्वायर कॉस जीरो, तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, सी ए पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बोल दो नहीं आया समझ में, तो याद रखना ये है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन, इसकी हेल्प से मैंने उधर बनाया और मैग्नीट्यूड को फॉर्मूले में यूज करूंगा। अरे ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी फ्लक्स इज इक्वल्स टू, फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर, स्केलर या वेक्टर, उस तरफ से वेक्टर वेक्टर है ना, तो ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट है भैया। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ई डॉट ए, ओपन करोगे तो ई ए कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सी जेड स्क्वायर, सी जेड स्क्वायर के कैप, इस बार ना यहाँ पे वेक्टर लगा है इसलिए मैंने डायरेक्शन के साथ लिख दिया, डॉट एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, आई जे के किस तरफ है, तुम ही ने बनाया है ना सर, इधर बना दो, कौन सी डायरेक्शन में है, के डायरेक्शन में, तो इसकी जगह पे भी क्या लिख दूंगा मैं, के कैप। अच्छा के डॉट के क्या होता है, 1, तो वही आया ना सी जेड स्क्वायर फॉर जेड इज इक्वल टू ए, क्या लिख दोगे वो, तो देखो ये तो हमारा आ गया ये। अब अच्छा ये इसका मैग्नीट्यूड भी तो लिखना पड़ेगा, तो हमने सिर्फ डायरेक्शन लिखी है इसका, ये हमने मैग्नेट डायरेक्शन लिखी है, और एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के लिखना पड़ेगा, एरिया वेक्टर, तो एरिया का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर और उसकी डायरेक्शन के कैप। ये वेक्टर में कंफ्यूजन हो रहा है क्या, आसान है ना। चलो भैया अब इनको प्रणाम करना, क्योंकि ये क्वेश्चन लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए एग्जाम के। तो गॉस लॉ का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी पॉइंट पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, हाँ इसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, फ्लक्स के टर्म्स में, मतलब फ्लक्स का हेल्प करके, हेल्प से हम लोग। तो गॉस भैया ने एक ही चीज बोली थी कि ये देखो, इसमें जब आपको इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए बोलेगा तो चेक करने वाला ना बस एक वर्ड को ढूंढेगा इसमें, हाँ क्या, क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, क्लोज्ड सरफेस के लिए। अच्छा अगर सरफेस क्लोज नहीं हुई तो क्या करोगे, बनाएंगे, सरफेस को क्लोज बनाएंगे। ये देखो याद है ऐसा वाला क्वेश्चन, फिर हम लोग सरफेस को क्लोज करते हैं। इसलिए भैया जब भी डेफिनेशन पूछे, इसका स्टेटमेंट पूछे, तो आपको बताना है कि ये क्लोज सरफेस के लिए है करके। तो आपको लिखना है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1/epsilon टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। सीधी बात है, अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा ना, तो इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा ना वो Q/epsilon नॉट। लेकिन हमें चार्ज कौन सा लेना है, हमेशा अंदर वाला, इसलिए हमको इनसाइड, बाहर कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो चलो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता Q1 Q2 माइनस Q3 और इधर पे Q4, तो आप फ्लक्स कैसे लिखते? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम Q4 को उसमें कंसीडर नहीं करें। अच्छा क्यों नहीं करेंगे? वो भी तो आसपास ही यार, उसकी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पर उसकी भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना यार, उसको क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे सिर्फ आउटगोइंग रहेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए फ्लक्स इनकमिंग रहेगा। लेकिन ये देखो, इसके लिए इनकमिंग भी है और आउटगोइंग, ये अंदर भी जाएगा और ये बाहर भी निकल जाएगा, तो नेट कंट्रीब्यूट कितना करेगा? ये जीरो। इसलिए बाहर वालों को हम लोग को ध्यान नहीं देना है। जितना भी अंदर में है सबको जोड़ दो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये कहाँ पे है? वैक्यूम में, और हमेशा वैक्यूम का ही देता है। तो गॉस भैया ने कितना प्यारा स्टेटमेंट दिया। गॉस भैया ने बोला कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सर ने तुमको क्या पढ़ाया? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। याद है? ये वाला भी फॉर्मूला है एक, ये वाला भी फॉर्मूला है। इसमें एक कमी है, बताओ क्या अभी? हाँ, क्लोज्ड सरफेस। भैया इंटीग्रेशन तुमको किस सरफेस, ऐसी किसी भी सरफेस का उठा के इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज। ये वाला गोला हमको दिखाता है कि क्लोज्ड सरफेस है। तो जब फ्लक्स इसके भी इक्वल है और जब फ्लक्स इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। इसकी हेल्प से हम लोग लिख लेंगे फ्लक्स इज इक्वल्स टू, बताओ, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये फॉर्मूला याद हुआ? और इसके ऊपर कितना वाहियात सा क्वेश्चन आता है, आप लोग को तो पता है। तो ये हो गया हमारा गॉस लॉ। इसका स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना और क्लोज सरफेस लिखना मत भूलना, नहीं तो एग्जाम के बाद फिर सब लिखे तो थे हमने कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है करके। हमेशा नहीं होता जब सरफेस क्लोज होती है। मी कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ चार्ज स्फीयर यूजिंग गॉस लॉ, कूलम्स लॉ। ओके, क्या मतलब है इसका? हम्म, एक हम लोग वो पढ़ते थे ना, ई इज इक्वल्स टू, ई इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये जो फॉर्मूला है ना, ये कूलम भाई साहब की देने, क्योंकि ये फोर्स किसने दिया था? कूलम ने। तो हम लोग हमेशा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकाला करते थे। याद करो फोर्स कितना होता है? के Q1 Q2 यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको तुमने क्यू से डिवाइड कर दिया तो क्या बच गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो इससे पहले जब मैं तुमसे पूछता था ना किसी पॉइंट चार्ज से इतनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, तुम मुस्कुरा के क्या कहते थे? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो तुमने किसकी हेल्प से निकाला था वो? कूलम भाई साहब। तो आज तक के तुम कूलम भाई साहब का हाथ पकड़ के चल रहे थे। अब गॉस भाई साहब आए तो वो ठीक है, आज के बाद गॉस भाई के साथ। ठीक है, चलो। इनवर्ट फ्लक्स टू अ बॉडी इतना वोल्ट। अच्छा, इनवर्ट फ्लक्स हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। और आउटवर्ड पॉजिटिव। तो नेट कितना चलो इसका आंसर दो ना, चार्ज कितना होगा अंदर? ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, तो तुमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? नेट। नेट कितना आ जाएगा? 2000 प्लस 8000 कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? 2000 और 8000। कैसे? हाँ, क्योंकि इनकमिंग क्या होता है? नेगेटिव होता है। भैया ये वाला चार्ज ना नेगेटिव होगा फ्लक्स, और ये वाला पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताओ, गॉस भाई साहब ने अभी अभी बताया था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 to the power -12। उसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, ये जो अभी अभी आया है, तो आपको नेट चार्ज मिल जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन तो बनाए हैं हमने, ये तो मैनेज हो जाएंगे ना। अच्छा, टाइम हो रहा है, आवाज बढ़ जाए। हाँ हाँ सर, हो जाएगा।
ये देखो, इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो नेट इनवर्ट फ्लक्स इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड फ्लक्स। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। तो हम लोग अगली क्लास में अब क्या करेंगे पता है? पहले तो ये डेरिवेशन करेंगे कि किसी लाइन चार्ज से, देखो अगली क्लास में क्या करने वाले हैं आप लोग एक बार खुद से पढ़ के आना। किसी एक लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। किसी एक शीट से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। ये बेस बनेगा हमारा अगले चैप्टर का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। और दो प्लेट्स के बीच कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना हम लोग डायरेक्ट अगली यूनिट में यूज करेंगे। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है, दो स्फीयर बनाएंगे, एक कंडक्टर होगा तो ऑब्वियसली सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, और दूसरा इंसुलेटर रहेगा तो चार्ज पूरा कहाँ अंदर यूनिफॉर्मली ऐसा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा जहां पे हमने रखा है। तो इससे भी आर डिस्टेंस पे एक बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस केस में भी एक बार बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे और एक बार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इतना करने के बाद हम लोग ना पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाएंगे। पिछली बार मैंने ग्रुप में डाल दिया था, है ना? अब छुट्टी लग गई है स्कूल की? लग गई ना? तो हमको क्या करना है, दबा के अब मेहनत करना है बेहतर। नहीं, और कोई चारा नहीं है, अब करना ही पड़ेगा। अब बहुत कम दिन बचे हैं, तो ना थोड़े दिन के लिए मस्ती वस्ती भूल जाओ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक 10 फीट हाई वॉल है, तुम्हें उसे जंप करना है और तुम 1 फीट ही जंप कर सकते हो, कितनी बार जंप करोगे तो उसको क्रॉस कर जाओगे? तो क्या 1 फीट जब जंप करोगे तो हवा में रह जाओगे? फिर और 1 फीट, फिर और 1 फीट, ऐसा होता है क्या? तुमको एक बार में 10 फीट जंप करना ही पड़ेगा। एक एक फीट तुम ना जिंदगी भर उछलोगे तो भी पार नहीं हो पाओगे। एक बार ना उस थ्रेशोल्ड को पार करना ही पड़ता है। तुमको तो पता ही है, कितना भी वेवलेंथ का फोटोन आए, जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नहीं होगा तब तक के नहीं होना है। तो भैया अगर स्वर्ग देखना है तो एक बार मरना पड़ता है, और अगर एग्जाम निकालना है तो एक बार पढ़ना ही, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो या तो ढंग से करो, नहीं तो फिर मत करो, कोई मतलब नहीं टाइम पास करने का। तो भी आप लोगों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहला यूनिट ऑलमोस्ट खत्म है, पीवाई की हमको ना सारे बना के देखना है, और अगर नहीं बन रहे हैं तो एग्जाम में भी नहीं बनेंगे। तो भैया वो अभी हमको दूर करना है, वो जो भी कमी है। तो घर जाओ, मोबाइल वोबाइल दूर रखो और फिर बैठ के पढ़ लो, पूरे एक चैप्टर का बना लो। जो भी क्वेश्चन नहीं बनते हो मेरे पास, सोचो अगर तुमसे सारे पीवाई क्यू बन गए, इसका मतलब एग्जाम में भी जो आएगा ना, उसके चांसेस बहुत हाई है कि वो बन जाएगा। इसलिए घर जाओ और पूरा उसके न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। ग्रुप में मैं फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है? चलिए भागिए।